Everyone, good evening, everyone. So, welcome to the daily newspaper analysis. Today is 18th of August, 2021. As you know, that we could not have the DNA in the morning due to certain emergency of mine, but nevertheless, we are committed to bringing you daily the paper analysis of the Hindu and the Indian Express without fail, so that people can, freely and confidently prepare your current affairs for the upcoming examination, right? So, chaliye. So, motivational quote for today: the greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Irrespective of anything else, थॉमस एल्वा एडिसन साहब बोलते हैं कि भाई आदत बहुत खराब है हम लोगों की ना, हम लोग गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं। तो सक्सीड करने का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि हार नहीं माननी है, लगे रहना है एंड तक, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आप लगे रहेंगे तो, और सही स्ट्रैटेजी और सही गाइडेंस, ठीक है, स्ट्रैटेजी और गाइडेंस दोनों सही होगा तभी आपकी मेहनत काम आएगी। तो स्ट्रैटेजी तो देखो आप बनाओगे ही बनाओगे, इसके अलावा गाइडेंस और स्ट्रैटेजी अच्छी बनाने के लिए हमारी अनअकैडमी टीम के बेहतरीन एजुकेटर्स आपके लिए हैं। यू कैन यूज द कोड टीपीएस लाइव या डीप टू 7 टू टेक सब्सक्रिप्शन फॉर दीज अमेजिंग कोर्सेज। अभी लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो अभी तक चल रहा है। आई थिंक वन और 2 days मैक्सिमम, मोर इट विल कंटिन्यू। तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी स्पेशल क्लास सीरीज हमारी कंटिन्यूड है। लास्ट टाइम हमने पॉलिटी की ली थी, आज इकोनॉमी की स्पेशल क्लास सीरीज है, रात को 10 बजे। टाइमिंग सेम रहेगी, सो दैट यू पीपल आर अवेयर अबाउट कि कब कौन सी क्लास होने वाली है, राइट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो 3 एडिटोरियल देखने वाले हैं आज हम लोग, जो हमारे एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि हाँ, प्रीलिम स्पेसिफिक 2 बैचेस लॉन्च किए गए हैं जिसमें इंग्लिश और बाइलिंगुअल क्लासेस दोनों होंगी। 60 days का ये मॉक कोर्सेज हैं जो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, राइट? चलिए, तो पहला जो आज का एडिटोरियल है, दैट इज रिगार्डिंग अ रिपोर्ट दैट इज ऑड विद एक्सेस टू नॉलेज। दिस इज रिगार्डिंग अ पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट है जो ये बोलती है कि भाई दिस इज बेसिकली अ बैटल बिटवीन और एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन कि क्या कॉपीराइट होना चाहिए स्पेशली टेक्स्ट बुक्स के ऊपर, क्योंकि हमारे पास, हमने राइट टू एजुकेशन की बात की है, राइट टू एक्सेस ऑफ एजुकेशन की बात की अंडर आर्टिकल 21A। तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट लॉ जो होता है या कॉपीराइट जो होता है ऑथर्स का या फिर आपकी पब्लिशर्स का, वो कहीं ना कहीं इसको हैम्पर करता है। तो ये दिस इज बेसिकली इन कंटिन्यूएशन विद मेनी लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज द रामेश्वरी फोटोकॉपी केस। तो इसके ऊपर मैंने 2017 में एक वीडियो बनाया था अनअकैडमी प्लेटफॉर्म चैनल पे ही, अगर आप देखोगे। रामेश्वरी डीयू फोटोकॉपी केस है, बहुत फेमस हुआ था एंड लैंडमार्क माना जाता है इन टर्म्स ऑफ फोटोकॉपिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर एजुकेशन। आप इसको यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो ये। तो ये रामेश्वरी फोटोकॉपी केस जो है इसी से रिलेटेड है। तो 2002 में क्या हुआ, देवर 2-3 प्रोग्रेसिव जजमेंट्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। एक था मिस मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। सिमिलरली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस एचपी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड द एडेड स्कूल्स मैनेजिंग कमिटी। तो राइट टू एजुकेशन जो है उसको माना गया भाई कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट भी है, जो आर्टिकल 21A के अंदर गारंटी की जाती है हर बच्चे को जो 6 से 14 साल का होता है, ताकि उसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। उसके अलावा एक ऑल काफी सारे केसेस थे इन दी अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अविनाश मेहरोत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि भाई ये जो राइट है एजुकेशन की, इसको बड़ा ब्रॉड तरीके से सोचा जाए, नैरो सेंस में राइट टू एजुकेशन को ना सोचा जाए। तो ब्रॉड सेंस में टीचिंग के अलावा, मटेरियल की अवेलेबिलिटी एंड बुक की अवेलेबिलिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। और बुक की अवेलेबिलिटी कहाँ से आएगी भाई? आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी मटेरियल देना पड़ेगा बच्चों के लिए। So consistent with the spirit was the court held in the Farzana Batul versus Union of India. While access to professional education is not a fundamental right, the state must take affirmative measure to secure the right to education at all level. अब देखो ऑब्वियसली बात है, राइट टू एजुकेशन जो है वो 6 से 14 के लिए है, बट अंडर अगर हम डीपीएसपी देखें तो डीपीएसपी के अंदर एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करना कहीं ना कहीं आपको देखो स्टेट की जिम्मेदारी होती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल बोलता है कि ये स्टेट का फेलियर है कि ये पब्लिशर और जो बुक्स होते हैं, आप देखो जैसे यूपीएससी की भी हम अगर हम बात करें तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत दिक्कत होती है कि उनके पास स्टैंडर्ड बुक्स नहीं होती। वो तो अब थोड़ा कल्चर हमारे यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, रियलाइज हो रहा है कि हिंदी मीडियम की जो जनता है वो काफ़ी बड़ी है, इसलिए पब्लिशर भी अब इंग्लिश बुक्स को ट्रांसलेट करके हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अदरवाइज अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है दूसरे लैंग्वेजेस में
बुक को प्रोवाइड करना, बिकॉज देर इज अ वेरी लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल्स। तो एक रिपोर्ट आई थी ऑन दी एक्सेस टू अफोर्डेबल एजुकेशन स्टडी मटेरियल बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, और उस रिपोर्ट में थोड़ा वरीइंग कंसर्न ये है कि उन्होंने बोला है कि भाई जो इंडियन कॉपीराइट लॉ है विच इनेबल्स एक्सेस टू वर्क विदाउट द कॉपीराइट होल्डर्स कंसेंट, एंड इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द प्रोविजन पोज अ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री एंड ऑथर्स हु आर मेनली डिपेंडेंट ऑन रॉयल्टीज। तो ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं ऑथर्स को और पब्लिशर्स को फेवर करती है। देखिए मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं भी आई एम ऑल्सो एन ऑथर, इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक लिखी है। ऑफ कोर्स मेहनत करते हैं तो हम लोग चाहते हैं रॉयल्टी मिले, एंड ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग एट सेल्स ऑल्सो, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर आप देखोगे देयर ऑलवेज वेज इन बैलेंसिंग दैट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बुक लिखी है तो मैंने उसी के ऊपर कोर्स भी लिया है, सो दैट यू नो जो बुक नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, अगर उन्होंने अन अकेडमी के लेक्चर्स ले लिए हैं या फिर स्पेशल क्लास में लेता हूँ, बहुत सारी फ्री लेक्चर्स होते हैं जहाँ पे मैं उसको डिस्कस करता हूँ टॉपिक्स को। तो अगर आप बुक नहीं भी खरीद पा रहे हो तो ये अफोर्डेबिलिटी आपकी एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो बुक, वैसे तो बुक बहुत सस्ती है, 295 रुपीज की है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी मटेरियल नहीं है या है तो नहीं खरीद पा रहे हो आप, तो हमेशा ना उसको बैलेंस किया जा सकता है। बट बहुत सारे ऑथर्स होते हैं, बहुत सारे पब्लिशर होते हैं, वो इसका वायलेशन मानते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप देखो कोविड पैंडेमिक के बाद ये तो खैर प्रॉब्लम बढ़ी है कि मटेरियल, स्कूल कॉलेजेस वैसे ही बंद थे, मटेरियल भी वही नहीं मिल रहा था, आपकी फिजिकल स्टोर्स बंद थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो खैर ये कंसर्निंग बात बिल्कुल है। तो कमिटी जो है वो नोट लेती है ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट्स लैंडमार्क जजमेंट इन ड्यू फोटोकॉपी केस। इन दैट केस द चांसलर मास्टर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वर्सेस अदर्स वर्सेस रमेश्वरी फोटोकॉपी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। 7-8 मिनट का वीडियो है, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। पुराना केस है बट यू विल नो द इशू। तो इसमें जो कोर्ट थी वो सिंगल जजेस बेंच थी, उसने एक रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग लिया और उन्होंने बोला दैट दी जो मटेरियल है वो एक लिमिटेड फॉर्म में अवेलेबल किया जाना चाहिए स्टूडेंट्स को, उसमें कोई कॉपीराइट वायलेशन नहीं है। So section 52 subclause 1 allows the reproduction of any work by a teacher or a pupil in the course of instruction. The court held that the course of instruction therein is not confined to the time and place of instruction, and what would include anything that could be justified for the purpose of instruction. This includes steps commencing at a time prior to the lecture and continuing till after it. तो कॉपीराइट एक्ट में ये बोला गया कि अगर आप किसी लेक्चर के लिए उस बुक का फोटोकॉपी करा रहे हो, अगर वो कोर्स का पार्ट है वो बुक, तो उसको वायलेशन नहीं माना जाएगा। अब लेक्चर आप पहले ले रहे हो, बुक फोटोकॉपी बाद में करा रहे हो, या बुक की फोटोकॉपी पहले करा रहे हो और लेक्चर बाद में ले रहे हो, डज नॉट रियली मैटर। So it also provides for a fair dealing. Section 52 says for a fair dealing of any copyrightable work, other rights purposes enumerated under Section 52 would not have to meet the express requirement of fair dealing. तो बेसिकली ये जो सेक्शन 52 है कहीं ना कहीं इसने स्कोप दिया, उसने जस्टिफाई किया, उसने बोला कि आप लिमिटेड फॉर्म में जो कोर्स मटेरियल है, कोर्स अगर आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो पार्ट है बुक उसका, तो आप उसको फोटोकॉपी करा सकते हो। अगर आप, क्योंकि आप देखिए ना इंटरनेशनल ऑथर्स की इतनी सारी बुक होती हैं। फॉर एग्जांपल एक हरलंबोस बुक है सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए, बहुत ही महंगी 1800 रुपए की बुक है, लेकिन हर कोई खरीद नहीं पाता और महंगी भी और अफोर्ड भी नहीं कर सकता, प्लस यू डोंट रियली हैव टू रीड द बुक। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, उसके कुछ चैप्टर्स पढ़ने के लिए 1800 रुपए तो नहीं खर्च कर सकते ना आप। एक बच्चा जो गांव से आया है, गरीब तबके को, ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करता है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है इतने महंगी ऑप्शनल के बुक्स। तो उन सब सिनेरियो में आप देखोगे बहुत सारे आपके ऑप्शन होते हैं कि जेरोक्स उस स्पेसिफिक चैप्टर्स के आप यूज कर सकते हो। And realizing this, even the court had realized that there is no quantitative restriction on the extents of the reproduction permitted, as long as justified by a specific purpose under Section 52. As long as it is a part of your curriculum of study, आप उसको print करा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। And in its report, the standing committee notes that it is distressed that the conflict between the educational institutions and copyright do not bode well for the overall literacy culture. तो बेसिकली आर्टिकल ये बोलता है कि इसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी उन्होंने बड़ा नैरो अप्रोच लिया है और वो बड़ा फ्लॉड व्यू है, बिकॉज वो ऑथर्स और पब्लिशर को फेवर कर रहे हैं रादर देन द नीडी स्टूडेंट्स। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो कमेटी के व्यू है ये बड़े फ्लॉड है फॉर मल्टीपल रीजन। फर्स्टली, दे बिट्रे अ प्रोफाउंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन डिटायर फॉर ग्रांटिंग कॉपीराइट इन एजुकेशनल कंटेंट। तो एज अ सिंगल जज ने बोला कि भाई एजुकेशनल कंटेंट के लिए कॉपीराइट का कोई मतलब नहीं होता। द पर्पस ऑफ द कॉपीराइट इज टू एक्चुअली इंक्रीज द हार्वेस्ट ऑफ नॉलेज, मतलब एक्चुअली नॉलेज जो है वो ज्यादा बंटनी चाहिए लोगों में, मोटिवेट करना चाहिए क्रिएटिविटी अमंग्स द ऑथर्स एंड इन्वेंटर्स इन ऑर्डर टू बेनिफिट द पब्लिक। तो पब्लिशर जो है, द राइट्स ऑफ पब्लिशर आर ओनली अ मीन्स टू एन एंड। Secondly, the committee misunderstands the role of fair dealing provision with this framework,
Fair dealing provision are user rights which are no less important than the rights of publisher. Given the fundamental character of the right to education, the importance of these rights can be traced to the constitution. तो कमिटी उसके अलावा गलती ये करती है, ऑदर ये बोल रहे हैं आर्टिकल के, दैट इन अज्यूमिंग दैट द राइट्स ऑफ पब्लिशर वर नॉट ड्यूली अकाउंटेड फॉर इन द ड्यू फोटोकॉपी केस. तो ऐसा नहीं है, लिमिटेड टर्म्स में बोला गया फोटोकॉपी करने के लिए. Addressing the arguments regarding any adverse impact of adopting a broad interpretation of the educational purpose exemption on the market of the concerned copyright works, the division bench noted that an example that access to copyrighted material for literacy education does not curtail the market for these work. मतलब एक कहने की बात है कि अगर आप देखोगे कि अगर ऐसा हो जाए कि भाई एक बुक है, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अगर आपकी बुक थोड़ी बहुत जो है ज़्यादा फेमस हो सकती है, विजिबिलिटी हो सकती है, या आपका वर्क अगर ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे. फॉर एग्जाम्पल आई सी अ लॉट ऑफ बुक्स आर बेस्ट सेलर्स स्पेशली यूपीएससी प्रिपरेशन में, क्योंकि उनकी जो ओरिजिनल कॉपी थी उसके काफ़ी ज़्यादा जीरोक्स कॉपी लोगों तक गया. तो कहीं ना कहीं वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो मिसाल की तरह रहती है कि भाई हर कोई चाहता है कि अच्छा ये बुक जो है इतनी अच्छी है, इतना सर्कुलेट हो रही है. तो वो उस तरीके से भी काम कर सकता है. कोर्ट ने भी नोट किया. ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द राइट्स ऑफ द पब्लिशर एज वेल. Third, having quantitative restrictions on the extent of permissible copying would be inappropriate because any limit would be arbitrarily right. Instead, what is needed is the test suited to Indian realities and its development needs of making access to education. तो ये भी, ये आर्टिकल जो लिख रहे हैं ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि एक लिमिट लगाना, कितने पेजेस आप जेरोक्स कर सकते हो, कितने फोटोकॉपी कर सकते हो, वो थोड़ा जस्टिफाइड नहीं है. अब इसमें पॉइंट वही है कि कमिटी का ऑब्जर्वेशन कुछ और है, ऑदर्स का ऑब्जर्वेशन कुछ और है. फाइन बैलेंस ये है कि भाई वी नीड बोथ. You need the rights of the publisher also and the author also because they have worked hard for the book. Otherwise also जो needy हैं, जो poor हैं, जो specially college going student हैं, उनके लिए at least educational content में copyright जो है उसको relax थोड़ा किया जा सकता है. We can understand in the works of fiction and non-fiction जो आपकी वैसी novels होती हैं, books होती हैं, उसमें समझ में आता है. But ultimately in the something which is written for educational purposes या फिर college के curriculum का part है, उसमें I think section 52 अगर follow हो रहा है ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, दैट इज फेयरली ट्रीट किया जा रहा है पब्लिशर उसके राइट्स को, और अगर कहीं ना कहीं वो वायलेट नहीं कर रहा है, दैट it can be allowed. So the committee should have focused on suggesting amendments to section 52 that would have made our copyright law fit for today's challenge. That it had decided to look backward instead of forward is deeply troubling. So this was the article. So I have given you the summary, short of summary in the form of text so that you can utilize. So these are the major problems associated with the committee's report. So आप note down कर सकते हैं कि क्या क्या problem है. So this was regarding, but best would be to watch that video रामेश्वरी photocopy वाला. एक बार Google कर लीजिएगा या YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा, easy रहेगा. तो थोड़ा समझने के लिए 7-8 मिनट का वीडियो है, फटाफट समझ में आ जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नाउ दिस इज अ लिटिल कंट्रोवर्शियल आर्टिकल. शुरू में तो उन्होंने अच्छा लिखा है बट बाद में थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गए, बट हम अपने मतलब की चीज इससे निकाल लेंगे. एज यू नो, प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ा कह सकते हो कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया है. 14 अगस्त को पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे बनाया है. हॉरर्स ऑफ पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे, कि जो पार्टीशन हुआ उसके बाद जो भयानक डेथ्स हुई दोनों तरफ से, दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान इंडिया में, और स्पेशली जो राइट्स हुए, कम्युनल राइट्स, उसको रिमेंबर करने के लिए ये डे उन्होंने बोला है कि मनाया जाएगा 14 अगस्त जो है, विच इज एक्चुअली द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान. तो कुछ लोग बोल रहे हैं पॉलिटिकल मूव है बिकॉज एज यू नो पाकिस्तान इज आवर एडवर्सरी एंड उनका इंडिपेंडेंस डे के दिन हम पार्टीशंस, हॉरर के पार्टीशंस डे को मनाएंगे. तो ऐसा नहीं कि इंडिया इज द ओनली कंट्री विच डज दैट. इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज. जर्मनी में हॉलोकॉस्ट किया था हिटलर ने, जहाँ पे जूस को नाजी पार्टी और हिटलर ने मारा था. तो जर्मनी जो है वो खुद रिमेंबर करता है. इनफैक्ट हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग जो जापान में हुई थी, इसमें इतने लोग मारे गए वर्ल्ड वॉर के दौरान बाय यूएस, उसको भी वो लोग सेलिब्रेट क्या करते हैं, बेसिकली रिमेंबर करते हैं. दे पे देयर रिस्पेक्ट्स एंड होमेजेस. बट उसको मनाया जाता है इन द सेंस कि एक रिमेम्बरेंस डे होता है, याद किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है उनको. तो नॉट ऑल नेशंस दो आर कमिटेड टू नेशनल रिमेम्बरेंस. द यूनाइटेड स्टेट फॉर इंस्टेंस हैज नॉट cared to publicly remember the genocide of the Native Americans during 18th to 19th century. तो वहीं पे जापान और जर्मनी करते हैं, बट इजराइल करता है, जापान करता है, बट यूएस नहीं मनाता अपने हिसाब से. सबके अपने अपने कंट्रीज के लॉज हैं, अपने अपने रूल्स हैं. बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉरगेटफुलनेस ये बोल रहे हैं ऑफ 20th century इज द इंडिया. अगर आप देखोगे, इट हैज नेवर केयर टू कलेक्टिवली रिमेंबर द एस्टिमेटेड 2 million हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स हु हैव डाइड इन द टारगेटेड मर्डर्स एंड टेंस ऑफ मिलियंस जो आपके पार्टीशन के दौरान बेचारे इधर उधर बेदखल कर दिए गए.
And as a society, we bear no responsibility, we believe, but it is only by constantly telling ourselves what happened that we can come to terms with the mass murder of the time. एक पॉइंट इनका जो मुझे सबसे अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि हमें याद रखना जरूरी इसलिए है और भुला इसलिए नहीं सकते, क्योंकि याद रखेंगे तभी हम आगे ऐसी चीजों को होने से रोकेंगे। जब हम भूल जाएंगे एज अ सोसाइटी तो हम ऐसी चीजों को और बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि जो आफ्टर माथ था पार्टीशन का, उसके बाद जितने राइट्स हुए इंडिया में और कम्युनल राइट्स हिंदू मुस्लिम, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट थे कि लोग भूल गए और लोगों ने इसको याद नहीं किया और एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ मूवीज में दिखाया गया है, जैसे भाग मिल्खा भाग, तमाश कुछ मूवीज हैं, इसमें दिखाया गया इनके बारे में, बट जनरली हमारी सोसाइटी में इसके बारे में एक्सेप्टेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एडवाइस किया है 14 अगस्त को करने के लिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। तो देर इज दो अ पार्टीशन म्यूजियम दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अमृतसर, नॉट बाय गवर्नमेंट बट बाय ट्रस्ट सेटअप बाय द डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ सिटीजंस। तो ना ही कोई म्यूजियम है, ना ही कोई मॉन्यूमेंट है जो टेक्निकली टेक्निकली पार्टीशन को हाईलाइट करे, या पार्टीशन के जो जो सदमे हैं या जो घाव हैं वो हाईलाइट करे। एंड इसीलिए बोलते हैं कि जो एंजाइटी है टू डिनाई दिस टू नेशन थ्योरी, जो दो देश बने पाकिस्तान और इंडिया, the state of the new republic sought to gloss over the terrible killings of partition, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए कहीं ना कहीं वो जो आग है पार्टीशन की वो अभी भी सुलगती रहती है और वो कम्युनल राइट में कन्वर्ट हो जाती है। So, independent India's call was let us get on with building a nation of communal harmony. Yet it was the opposite that happened. In fact, उसके बाद आप देखोगे मल्टीपल राइट्स हुए, सिख किलिंग से लेके मल्टीपल किलिंग्स हुई, चाहे नोआखाली हो, चाहे कहीं पे भी आप देख लो, फ्रॉम यूपी टू वेस्ट बंगाल टू गुजरात टू बाबरी मस्जिद, ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड is in one way or the other is to remembers the horror of the partition. तो अब पॉइंट ये है कि इनका ये कहना है कि ये जो पार्टीशन को रिमेंबर करने के लिए वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम्स के लिए नहीं होना चाहिए, इट वाज समथिंग व्हिच अफेक्टेड ऑल द कम्युनिटीज, व्हिच आई टोटली अग्री, बिकॉज हिंदूज मुस्लिम सिख्स मेजरली अफेक्टेड थे। तो ये सारी कम्युनिटी के लिए रिमेम्बरेंस होना चाहिए कि जो हुआ उसको भूल जाते हैं, बट एटलीस्ट इतना याद रखते हैं कि ये जो हुआ है इसको आगे ना होने दें अपने 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 नेशन में। वी शुड मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अ सुपर पावर नेशन। बट अब यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट आता है कि इन्होंने बोला है कि मोदी जी शायद इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज पाकिस्तान बना था, इंडिया को ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, विच आई टोटली डिसएग्री विद व्हाट ही हैज रिटन। बिकॉज ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मूव है, यूपी का इलेक्शन आने वाला है, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, ये हम छोड़ सकते हैं। What we can agree to the part is what we can utilize in our exam is the last portion which he suggests is that we have so many monuments जहां पे हम उसको convert कर सकते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है आपका दिल्ली में, पूरा आपका लटियंस दिल्ली को रिफॉर्म किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। वहां पे एक पार्टीशन रिमेम्बरेंस मॉन्यूमेंट बनाया जा सकता है। जैसे पहले राष्ट्रपति भवन को बोला गया था, सजेशन था कि उसको हॉस्पिटल बना दिया जाएगा, अर्लियर वाइसरॉयज हाउस, बट वो कभी हुआ नहीं। बस तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब नए रेजिडेंस में जाएंगे उसके बाद, तो या तो पुराने रेजिडेंस को या फिर उसी सेंट्रल विस्टा में एक एरिया बनाया जा सकता है जहां पे वी कैन हैव अ पार्टीशन मॉन्यूमेंट, ठीक है, जहां पे एक ऐसा मॉन्यूमेंट स्थल बनाया जाए रिमेम्बरेंस के लिए। तो सच अ नेशनल मेमोरियल जो है वो कहीं ना कहीं जो है कैटलिस्ट का की तरह काम करेगा कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों, इनफैक्ट मतलब हम सिर्फ पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचते हैं, हमें बांग्लादेश को भी तो सोचना चाहिए, वो भी तो हमारा पार्ट था पहले, वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया। तो कहीं ना कहीं वो कैटापुल्ट करेगा इन देशों को भी ऐसे मेमोरियल बनाने के लिए, कहीं ना कहीं जो थोड़ा रिलीजियस डोमिनेशन है वो कम होगा। एंड जो है एक तरीके से ट्रू कलेक्टिव अटोनमेंट होगा फॉर दोज टेरिबल इवेंट्स। देखो सबसे पहला साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, सबसे पहले कभी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को या कोई भी जो आपकी पर्सनालिटी की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना या उसका सोल्यूशन ढूंढने का सबसे पहला तरीका होता है दैट फर्स्ट यू हैव टू एक्नॉलेज इट। आपको मानना पड़ेगा कि भाई आपकी गलती थी या ऐसा हुआ। गलती सुधारने का तरीका है गलती को पहले मानना। जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, तब तक उसको सुधार नहीं सकते। इसलिए अगर हमारी परफॉर्मेंस जो है सही नहीं है तो पहले हमें खुद मानना पड़ेगा कि भाई we should accept the fact that our performance is not good, then only we can work on the problems and the you can say the misgivings or the shortcomings rather. Right, so that was the second editorial. Moving on to the next one, this is regarding the fodder and feed productivity को लेके है, better feed and better productivity. Now this is the submission on fodder and feed seeks to enhance livestock productivity and farmers income. सो अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है, अगर आप देखोगे इंडिया में, अगर आप देखोगे हैज बीन कि इंडिया में जो प्रोडक्ट जो आपका देखोगे ना, ये मिल्क प्रोडक्टिविटी है इंडिया में,
वो कम इसलिए भी हुई है बिकॉज द मेजर प्रॉब्लम इज द लाइव स्टॉक फीड अवेलेबिलिटी। तो गुड क्वालिटी फीड एंड फॉडर जो है वो बहुत एसेंशियल है किसी भी कैटल के लिए, मिल्च कैटल के लिए। स्टडी आई थी भाई इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने ऑब्जर्व किया दैट फॉर एवरी 100 kg ऑफ फीड रिक्वायर्ड इंडिया इज शॉर्ट ऑफ 23.4 kg ऑफ ड्राई फॉडर, 11.24 kg of green fodder, and 28.9 kg of concentrate feed. So this is one of the chief reasons why Indian livestock milk productivity is 20 to 60% lower than that the global average. तो अगर हम इनपुट कॉस्ट को ब्रेक डाउन करें, हम देखेंगे कि जो फीड जो है वो 60 टू 70% ऑफ मिल्क प्रोडक्शन की कॉस्ट में आता है। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें ना कि मिल्क प्रोड्यूस करने में 1 लीटर में कितना खर्चा आता है, तो उसमें 70% सो है जो है वो आपका, जो आपके कैटल है उसको फीड करने का खर्चा है। तो जो सिग्निफिकेंस लॉन्च जो है लॉन्च किया गया है फॉर दी सबमिशन ऑन फॉडर एंड फीड रिसेंटली, तो ये भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि लाइव स्टॉक जो है इज द मेजर सोर्स ऑफ कैश इनकम फॉर अबाउट 13 करोड़ मार्जिनल फार्मर्स। तो जब तक फीड अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा, फॉडर अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा, तो मिल्क प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती। मिल्क प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो इनकम भी नहीं बढ़ पाएगा फार्मर्स का। हम बात करते हैं डबलिंग फार्मर्स इनकम की, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो आपका मिल्च कैटल से भी आता है। तो जब नेशनल लाइव स्टॉक मिशन को लॉन्च किया गया था 2014 में, इट फोकस्ड ऑन सपोर्टिंग फार्मर्स इन प्रोड्यूसिंग फॉडर फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट वेस्टलैंड एंड ग्रासलैंड एंड फ्रॉम द कोर्स गेन। हाउएवर ये जो था ज्यादा सस्टेनेबल नहीं था ड्यू टू लैक ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस इन द वैल्यू चेन। तो इसलिए मिशन को दोबारा रिवाइज किया गया टू मेक प्रोग्राम फोकस प्राइमरली ऑन असिस्टेंट टुवर्ड्स सीड प्रोडक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ फीड एंड फॉडर। तो अभी क्या है, ये 50% डायरेक्ट कैपिटल सब्सिडी देता है टू द बेनिफिशियरीज अंडर द फीड एंड फॉडर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, एंड 100% सब्सिडी देता है ऑन फॉडर सीड प्रोडक्शन टू आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज। पहले जो था वो था कि नॉन फॉरेस्ट वेस्टलैंड और ग्रासलैंड से फीड देना, अब उन्होंने सीड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि सीड बेस्ड रहेगा तो न्यूट्रिशियस ज्यादा रहेगा आपका जो फॉडर रहेगा। Similarly, the submission and the feed intends to create a network of entrepreneurs who will make the hub and sell them directly to the farmers. Hub and spoke model जिसको हम लोग बोलते हैं। It is premised on the idea that the funding of the hub will lead to development of the spoke. Basically एक एरिया डेवलप होगा क्लस्टर, तो बाकी एरियाज भी डेवलप होंगे एक साथ जो है। अगर एक एरिया डेवलप होगा तो बाकी सारे एरियाज पे भी ये फीड एंड फॉडर अवेलेबिलिटी कराएगा, एंड इट विल ऑल्सो ब्रिंग डाउन द कॉस्ट इनएविटेबली। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो studies have indicated that by growing fodder crops on, one can earn rupees 1.60 by investing as low as 1 rupees compared to 1.20 in the case of common cereals like wheat and rice. तो अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो सर, 1 रुपी ओनली, तो उसमें आप अर्न कर सकते हो 1.60 बाई इन्वेस्ट बाई फॉडर क्रॉप्स रादर देन व्हीट। और अगर आप देखोगे राइस में आपको मिलेंगे सिर्फ 1.20, तो 40 पैसे का अंतर है सर। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है आके। तो प्राइवेट एंड एंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, डेयरी कोऑपरेशन सोसाइटी, ये सारी के सारी जो एनजीओज है, दे कैन अवेल द बेनिफिट अंडर दिस। जो स्कीम है, इट विल प्रोवाइड 50% कैपिटल सब्सिडी अप टू 50 लाख टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ बेनिफिशियरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एंड दिस रिवाइज स्कीम हैज बीन डिजाइन्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स। इवन जो यूपीएससी इंटरव्यूज चल रहे हैं उसमें ऐसे आजकल सवाल एग्रीकल्चर पे पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में। बट मेजर चैलेंज क्या है फीड सेक्टर का, दैट द गुड क्वालिटी ग्रीन फॉडर इज ओनली अवेलेबल फॉर अबाउट 3 months, क्योंकि वो बारिश पे डिपेंडेंट रहता है। तो आइडियल सोल्यूशन ये होगा कि हम जो ये फर्मेंट करें ग्रीन फॉडर को और इसको साइलेज में कन्वर्ट करें, स्टोर करें। तो अंडर द फॉडर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फार्मर्स को सब्सिडी भी मिलेगी और वो एक क्या होगा, कंसिस्टेंट सप्लाई भी बनी रहेगी। तो जब जो आपका सीजन है जिसमें आपके फॉडर ग्रो नहीं कर सकता, उसमें पुराने पहले पिछले सीजन का ग्रो किया हुआ उसको स्टोर करें और उसको आप क्या बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड देन सप्लाई चेन कैन बी लिंक्ड। So in this context, it is heartening to see successful model of silage entrepreneurship by several startups, since India has a livestock population of 535.78 millions, and effective implementation of the scheme will play a major role in increasing the return on investment for our farmers. So very important related to your national livestock mission. Generally ऐसी schemes जो हैं आपकी यूपीएससी के लिए काफी important होती है। Moving on to the next set of news. So Gurkhas will not be tagged as foreigners. सो द असम गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ने बोला है कि एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि जो स्टेट पुलिस बॉर्डर है वो एक कोई केस ऐसा ना लाए जहां पे गुरखा जो है उनको फॉरेन ट्राइबल के अंडर फॉरेनर्स के ट्रीट किया जाए। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से देखोगे 5 लाख गुरखा की पॉपुलेशन है असम में, और जनरली जो है दे आर द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस अंडर द ब्रिटिश एंड आल्सो द इंडियन आर्मी। तो लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी सेड दैट 22,000 गुरखास वर लेफ्ट आउट ऑफ द एनआरसी। इस वजह से उन्हें बोला कि इन्हें फॉरेनर ना ट्रीट किया जाए अंडर एनआरसी, इस वजह से नोटिफिकेशन असम सरकार ने इशू किया है। बाकी इंडिया ने एक
एक्सपेडाइटेड वीजा इशू किया है नोन एज एक्स मिसलेनियस वीजा फॉर पीपल हु आर फ्लीइंग फ्रॉम अफगानिस्तान, स्पेशली जो इंडियन नेशनल्स हैं। तो न्यू कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीजा है, जैसे ही आप फॉर्म भरोगे ऑटोमेटिकली डिटेल भरने के बाद आपको वीजा मिल जाएगा। इसको ई इमरजेंसी वीजा बोला जा रहा है। आफ्टर तालिबान ट्रूप्स टू कंट्रोल ऑफ काबुल, इंडिया जो है आप देखोगे उसके इंटरेस्ट काफी थ्रेटेंड है। वी हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट $3 बिलियन इन अफगानिस्तान इन वेरियस फॉर्म। तो इसलिए ये ई वीजा जो है इसको इशू किया गया है, ताकि जो लोग इमरजेंसी में वहां फंसे हुए हैं तो इजिली इंडिया आ सके। बाकी एक नया टेस्ट आया है कोविड-19 को लेके जो काफी चीपर भी है, और वो पेंसिल के लेड को यूज करता है। सो रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ न्यू चीपर फास्टर एंड मोर एक्यूरेट कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट यूजेस इलेक्ट्रोड्स मेड फ्रॉम ग्रेफाइट, द मटेरियल फाउंड इन पेंसिल। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एंड यूएस ने पाया है कि ये जो टेस्ट है ये आर लिमिटेड बिटवीन, जनरली जो आज के टाइम पे जो टेस्ट है आप देखोगे एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं होती और टाइम भी लगता है। सो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन द न्यू टेस्ट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑलमोस्ट $1.50 पर टेस्ट एंड रिक्वायर ओनली 6.5 मिनट्स। तो ये इलेक्ट्रोड बेस्ड टेस्ट है जो कोविड का रिजल्ट जो बनाया गया है, जिसमें ग्रेफाइट यूज होगा। तो अगेन कुछ ना कुछ इनोवेशन होता रहता है फील्ड ऑफ कोविड में। Then new algal species with umbrella head discovered from Andaman and Nicobar Island। आपका environment ecology का टॉपिक का जो सिलेबस है वो बढ़ गया है प्रीलिम्स के लिए। तो कुछ बॉटनिस्ट हैं फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा, दे हैव डिस्कवर्ड अ न्यू अम्ब्रेला। जैसे देख रहे हो छतरी जैसे दिख रहे हैं ये एल्गी के स्पीशीज हैं जो ऐसे दिखते हैं, और ये 20 से 40 mm की इनकी लगभग कह सकते हो आप मेजर करते हैं। द स्टनिंग ब्राइट ग्रीन एल्गी छतरी जैसे लगते हैं, थोड़े मशरूम जैसे भी लग रहे हैं। So named after the imaginary sea mermaid, Acetobularia jalankanya is very primitive and a single cell organism. And as you know भाई, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ना वैसे ही बड़े ही इको डाइवर्स रीजन है, बहुत ही बायोडाइवर्स रिच रीजन है। Like any other islands and coastal areas around the world, these two face the threat of sea level rise due to the global warming। बाकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने टेस्ट किए हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट। तो ये जो है सिविलियन एयरक्राफ्ट है, एंड इसको अभी लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स किया गया है। एंड इस बेसिकली जो है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उड़ान, छोटे एयरपोर्ट्स के लिए जो अनकनेक्टेड एरियाज है उनके लिए इसके लिए काफी यूजफुल होगा। 19 सीटेड प्लेन है ये, मल्टी रोल यूटिलिटी एयरक्राफ्ट, हैज बीन बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रेम ऑफ मिलिट्री प्लेन डॉर्नियर 228। तो ये सिविल वर्जन जो है इसमें आपके एयर एम्बुलेंस वीआईपी ट्रांसपोर्ट मल्टीपल पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो HAL जो अगर आप देखोगे इज मैनेज बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दे आर अपॉइंटेड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बाकी एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी न्यूज है क्योंकि दे विल गेट अ ड्यूटी रिलीफ एज अ पार्ट ऑफ जनवरी 1 ROTTP। तो दिस इज रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम। तो रिप्लेसिंग द अर्लियर जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम थी उसको रिप्लेस किया जाएगा, बिकॉज वो WTO के नॉर्म्स को एज सच वायलेट करता था। बजटरी एलोकेशन होगा 12,454 करोड़ का for this under has been made, accounting for about 75% of traded items to enable zero rating of exports by ensuring domestic taxes are not exported, all taxes including those levied by state and even ग्राम पंचायत ये सब ना रिफंड कर दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो पैसा फंसा हुआ एक्सपोर्टर्स का स्पेशली आफ्टर कोविड-19 जो है उनके लिए रिफंड हो जाएगा, तो उनके लिए ईजी रहेगा। And the lowest rate is offered on items like chocolate, toffee and sugar confectionery, while yarns and fibers have been granted the highest rate। बाकी RBI ने अनवेल किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो ये कंसेप्चुलाइज किया गया है एज अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स, जहां पे बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, पोस्टल, पेंशन सारी चीजें जो है आपकी इंटीग्रेटेड रहेंगी। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन को कवर करेगा फ्रॉम अ स्केल ऑफ 0 to 100। 0 मतलब बिल्कुल ही फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड, 100 मतलब पूरा 100% इंक्लूजन है। तीन ब्रॉड पैरामीटर है, एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। It is responsive to ease of access, availability of users services along with quality of service। This index was a part of announcement made in the first bi-monthly monetary policy, and it has been created without any base year। It reflects cumulative efforts of all the stakeholders जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम कर रहे हैं। बाकी मलेशिया के प्रधानमंत्री जी हैं मुहाइद्दीन यासिन ने रिजाइन कर दिया है, एंड उनकी पूरी कैबिनेट ने आफ्टर पॉलिटिकल टर्मोइल, बिकॉज उनकी मेजोरिटी लूज कर गए थे, एंड ही रिजाइंड आफ्टर द टेन्योर ऑफ 17 मंथ्स इन ऑफिस। ये शॉर्टेस्ट स्टेंट माना जा सकता है आपके मलेशिया के किसी भी प्रधानमंत्री का। His resignation also impacts the effort towards rebooting economy, especially after COVID। तो रिंगिट जो करेंसी है मलेशिया के वो काफी नीचे गिर गई है, टू इट्स स्टॉक मार्केट आल्सो स्लिप्ड। द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस किंग अपॉइंटेड मुहाइद्दीन एज अ केयरटेकर PM। किंग अल सुल्तान अब्दुल्ला हैज डिसाइडेड नॉट टू होल्ड इलेक्शंस बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो वहां पे क्या भाई, देखो मोनार्की है तो PM तो वहां पे सिर्फ देख रेखा के लिए, तो अभी PM साहब ने रिजाइन कर दिया कैबिनेट के साथ।
बाकी वृक्षारोपण अभियान जो है 2021 लॉन्च किया जाएगा, एफॉरेस्टेशन। तो ट्री जो ये कोल मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी एंड एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। So it will bring environment sustainability in mining operation. It will also help the coal sector to obtain social environment license. More than 300 plantation site जो है इसके तहत आइडेंटिफाई की गई। बाकी साइंटिस्ट लोग ने आइडेंटिफाई किया है पॉसिबल ओरिजिन ऑफ एस्ट्रॉइड दैट किल डायनासोर। तो ऐसा माना जा रहा है कि एक जो एस्ट्रॉइड आया था जिसने अर्थ को इम्पैक्ट किया था, इनफैक्ट हम ज्योग्राफी में इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसका नाम रखा गया है चिक्सलुग इम्पैक्टर दैट हैड एस्टिमेटेड अ रफली डायमीटर ऑफ अराउंड 10 किलोमीटर्स। तो इसने ऐसा क्रेटर बनाया जिसने ऑलमोस्ट 90 माइल्स तक जो कह सकते हो उसका साइज था। एंड इसका जो इम्पैक्ट था उससे क्या हुआ, आपके 75% ऑफ टोटल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये लगभग माना जाता है कि 66 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा इम्पैक्ट हुआ होगा, प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द मीसोजोइक एरा। एंड विद द यूजिंग ऑफ कंप्यूटर मॉडल्स, द रिसर्च जो स्टडी किया गया वो बताता है कि कई सारे एस्ट्रॉइड थे, बट ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है जिसको आइडेंटिफाई किया गया मेक्सिको में। उन्होंने सुपर कंप्यूटर यूज किया है नासा का। दे फाउंड दैट द 6 माइल वाइड एस्ट्रॉइड फ्रॉम द आउटर ऑफ द एस्ट्रॉइड बेल्ट स्ट्राइक द अर्थ एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर फ्रीक्वेंटली दैन वाज प्रीवियसली फाउंड। तो मल्टीपल एस्ट्रॉइड थे, बट इसको माना जा रहा है कि ये सबसे सिग्निफिकेंट एस्ट्रॉइड था जिसने डायनासोर्स को किल कर दिया। बाकी क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देखोगे बहुत सारे यूएस के भी, इंडिया के और वर्ल्ड के आपके रिवर्स जो है अफेक्टेड हैं। तो यूएस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है वाटर शॉर्टेज फॉर कोलोराडो रिवर बेसिन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कोलोराडो नदी में आप देखोगे ये ऐप जो है आपके एरिजोना, टेक्सास, यूटा आसपास के एरिया से होकर निकलती है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मंडे द फेडरल गवर्नमेंट इन यूएस डिक्लेयर्ड अ वाटर शॉर्टेज इन दिस रिवर, क्योंकि हिस्टोरिक ड्राउट यहाँ पे फेस किया जा रहा है। तो 2021 की स्टडी बताती है कि जो ब्यूरो बता रहा है कि यहाँ पे जो पावर और वाटर को ये मैनेज करते हैं, द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम टू लार्ज रिजर्वॉयर्स कॉल्ड एज लेक मीड एंड लेक पावल will be affected because of historic drought that is impacting the entire Colorado River basin. Now, why do we need to know this? Because prelims में आजकल सवाल आता है कि कौन कौन से वाटर बॉडीज वर्ल्ड के अफेक्टेड हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। फॉर एग्जांपल आरएल सी के ऊपर सवाल आ गया था, ठीक है, तो यू नीड टू नो दिस। कोलोराडो रिवर में पहली बार हुआ, इट इज हिस्टोरिक। So in the letter, the governors mentioned that the historic dry condition have been exacerbated by record-setting temperatures due to climate change and global warmings, and ये वहाँ की इंडस्ट्री से लेके किसान से लेके हर कोई फील कर पा रहा है। The water cut will mainly affect residents of Arizona, Nevada, and Mexico. Arizona will experience an 18% cut in its annual apportionment, while Nevada will experience a 7% cut. In the case of Mexico, 5% of the country's annual water appointment will be slashed. तो रिवर इज फेड बाई, जनरली आप देखोगे रॉकी और वॉशाट्स माउंटेन है जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो 2250 किलोमीटर्स, एंड लगभग गंगा का भी इतना ही लेंथ है, देखोगे 2500 किलोमीटर। तो ये 7 स्टेट्स के थ्रू जो रॉकी माउंटेन रेंजेस है ना, यहाँ से नदी इसको फीड करती है। जो रॉकी माउंटेन्स है यहाँ पे, ये इससे फीड होता है। और कोलोराडो रिवर बेसिन जो है वो आपके मल्टीपल बेसिन में डिवाइडेड है, इसको जानना जरूरी नहीं है। बट द कैपेसिटी ऑफ द रिवर सिस्टम रिजर्वायर इज अबाउट 60 मिलियन एकड़ पर फीट, which as per the DOI is enough to cover the state of Utah in about 1 foot of water. बट इस साल जो है थोड़ी गर्मी ज्यादा है और बारिश भी नहीं हुई है और ड्रॉट भी बहुत सारे आ रहे हैं। सो अप्रैल जुलाई रन ऑफ फ्रॉम द रॉकी माउंटेन into the lake Powell was just 26% of the average. So you need to know that अगर मान लो आ जाए which of the following water bodies have been affected by climate change as per the latest news or was in news, just remember Lake Colorado, River Colorado is one of them because it was in news, right? So I think this is it for today. इतना ही ज़्यादा न्यूज़ नहीं आई थी, बट इतना ही था। We have discussed 3 editorials, so फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Regarding Bunny grasslands, I've already taught you in the environmental special class series about this. So Bunny grassland जो है they extend to both the states of Gujarat and Rajasthan. मलधारी कम्युनिटी जो है नॉर्मली एसोसिएटेड है इससे, एंड इट हैज बीन डिमार्केटेड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। तो कौन से स्टेटमेंट सही है? 1 2 2 and 3, 1 3 and 1 2 3। उसको सवाल को सॉल्व करिएगा। ये असाइनमेंट है आप लोग का, आंसर आपको कल पता चलेगा इसके बारे में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पोर्ट्स एंड इट्स डेवलपमेंट इन इंडिया। So sports is under the concurrent list of 7 schedule, and under the target Olympic podium scheme or tops, athletes and sports person will get customized training from top coaches. So 1, both, 2 और none। तो दोनों का आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, आज आंसर रिवील नहीं करूंगा। 2 शायद स्लाइटली आपको दिख गया होगा, बट नेवरदलेस फिर भी ऑनेस्टली अटेम्प्ट करिएगा। आंसर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बाकी सी यू गाइज टुमारो सेम टाइम 10:15 AM। बट आज का वीडियो जो है रिकॉर्डेड है बिकॉज आई हैड सम इमरजेंसी इन द मॉर्निंग, slightly not feeling well.
Thank you so much everyone for being consistent and disciplined. And we are also hoping, मैं भी कोशिश करता हूँ कि हर दिन आपको विदाउट एनी फेल डीएनए मिलता रहे. एंड जो नए लोग हैं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर and subscribe to the channel Unacademy. Let's crack it. I'll see you guys in special classes. Thank you so much everyone and have a good day.